हेलो बच्चों। तो मैं आज आ गया हूं आपके लिए फिर से क्रेश कोर्स लेके। मैं आप सबके सामने बायोलॉजी का यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने लिख रखा है क्रेश कोर्स। हाँ, आपने सही सोचा। अब 2025 के लिए मैं बायोलॉजी के लिए पर्सनली मैं पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैं समझाने वाला हूं कि मैं किस तरह से क्रेश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं कल से। इसीलिए आज मैं थोड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं। हाँ, कुछ दिनों से वीडियो प्रॉपर नहीं डला रहा था। अब हम लोग कंटिन्यू वर्क करेंगे इस पे। जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग एक एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करते चलेंगे। तो उसी पे मैं काम कर रहा था, इसी वजह से मैं प्रॉपर ढंग से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्रेश कोर्स पे। तो चलिए, अब हम इस पे तैयार हो चुके हैं और मैं हर दिन 8 बजे से 10:30 तक के बीच में वीडियो वगैरह आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं। आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अपने बिहार बोर्ड में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट है कि एनसीईआरटी, नए एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। क्या सर वो चैप्टर रहेंगे या ना रहेंगे, ऐसे डाउट है। तो सुन लीजिए ध्यान से। अपने एनसीईआरटी में कुल मिलाकर 16 चैप्टर है बायोलॉजी में। एनसीईआरटी में 16 चैप्टर है, जिसमें से अपने बिहार बोर्ड वाले, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बीएसईबी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनको टोटल पढ़ने हैं। बिहार बोर्ड के सिलेबस में कोई भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया है, सारा के सारा पढ़ना पड़ेगा उन्हें। हाँ, सीबीएसई वाले को इसमें से 13 ही पढ़ने हैं, 13 चैप्टर ही पढ़ने हैं। सीबीएसई वाले के लिए रिड्यूस है, नीट वाले के लिए रिड्यूस है। आप लोगों को, बिहार बोर्ड वाले को 16 के 16, यानी कि जहां भी आपने देखा है, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लो या केमिस्ट्री की बात कर लो या बायोलॉजी की बात कर लो, कहीं से चैप्टर हटा नहीं है। जितना चैप्टर पहले था उतना ही चैप्टर बिहार बोर्ड के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम बायोलॉजी में एक एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। और कल से आप लोग पूर्ण रूपेण तैयार हो जाइए 2025 के लिए। मैंने क्रेश कोर्स बायोलॉजी के अंतर्गत स्टार्ट कर देंगे हम कल से, और कल से प्रॉपर ढंग से आपके पास वीडियो भी पहुंच जाएगा। तो आइए एक एक चैप्टर के बारे में हम बताते चलते हैं कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है। यहां देखिए, आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, जनन। इसमें आप अगर एनसीईआरटी उल्टाएंगे तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे इसमें 10 यूनिट है। तो आपको पता है 11th के जो बायोलॉजी है उसमें 1 से लेकर 5 यूनिट है, यहां 6 यूनिट से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं छठा जो यूनिट है, छठा यूनिट में रिप्रोडक्शन आता है। भाई ये लगभग 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और ये यहां देखिए, इसमें 4 चैप्टर आते हैं। मैं एक एक चैप्टर की बात करूंगा। पहले मैं बता देता हूं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, यानी कितने मार्क्स के रहेंगे, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। देखिए यहां पे यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अनुवंशिक और विकास, है ना। इस वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा रहता है, लगभग 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं ये चैप्टर से, 20 मार्क्स। देखिए कितना ज्यादा होता है। इसीलिए इस चैप्टर को तो अपन लोग एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझ के पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो सभी कुछ पढ़ेंगे हम लोग, बट इसको कुछ अच्छे से, कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर, 16 नंबर के ये है। और इधर आ जाइए, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। तो आप देख सकते हैं ये लगभग आपको 12 या 10 या 12 नंबर के अप्रोक्स में इससे रहते हैं, 10 या 12 के अप्रोक्स में रहते हैं, 10 या 12 मार्क्स के रहते हैं, ध्यान रख सकते हैं आप। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस किया है, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं। यहां पे आप देख सकते हो 10 से 12 ये रहते हैं। हाँ, ये इसके अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं, मैं उस सभी के बारे में बात करूंगा। यहां आ जाइए, बायोटेक्नोलॉजी आप देख रहे होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में ना ये भी लगभग 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंस अच्छा खासा रहता है, समझ सकते हैं आप। ये बायोटेक्नोलॉजी भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं।
चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, है ना। यहां पे आप देख रहे होंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसी को कहते हैं मानव कल्याण में जीव विज्ञान। 10 से 12 नंबर का वो मैंने आपको बता ही दिया, ये 12 मार्क्स की है। अब आइए यहां पे मैं बात करता हूं इकोलॉजी का। आप देख रहे होंगे इसी को हम परिस्थितिकी कहते हैं। तो ये लगभग आपको 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। हमको कहीं ना कहीं उसी प्रकार से तैयारी करते चलना है। तो आपको थोड़ा सा अगर ये चीज अगर आप जान के रहोगे तो आपको पढ़ने में आसान रहेगा, और आप उस टॉपिक पे पर्सनली ज्यादा ध्यान दोगे तो आपके जो मार्क्स आने की, अच्छे मार्क्स आने की जो संभावना है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। आइए सबसे पहले मैंने आपको कहा है जनन रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत जो 4 चैप्टर आते हैं, वो अगर आप पुराने एनसीईआरटी की बात करो तो इसको चैप्टर 1, 2 और इसको 3 ऐसे करके पूरा नंबरिंग किया गया है। अब देखिए 1 चैप्टर जो है अपना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जीव दिया रहता है। इसमें पर्सनली हम लोग पढ़ने वाले लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बड़ी ही बेहतरीन ढंग से इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। दूसरा नंबर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप शायद देख पा रहे होंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। तो ये जो चैप्टर है ना लैंगिक प्रजनन वाला, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्सनली प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस। तो ये सारे चीज सब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, माने कहने का मतलब अलग अलग जो संरचना होता है ना, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें हम सारा चीज पढ़ेंगे, है ना, प्लांट के केस में। आइए हम दूसरा नंबर पे बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये यूनिट ही रिप्रोडक्शन का है। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे, माने जब जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं एक एक चीज पहले बता दूंगा आपको, उसके बाद मैं उस टॉपिक पे बात करना प्रारंभ कर दूंगा। आइए यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, मेल फीमेल के बारे में, है ना, और किस तरह से सेमेन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो मैं इसमें, और अगला जो चैप्टर है आप देख रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य भी चैप्टर बहुत ही अच्छे चैप्टर है, इससे भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इस दोनों चैप्टर से तो पूछो ही मत, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे ज्यादा जो है फुल फॉर्म वाले चीजें ज्यादा है, WHO, है ना, ऐसे चीज सब ज्यादा है। ZFT हो गया, उसके बाद आपको हो जाता है क्या, आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विवो फर्टिलाइजेशन, ये सारे चीज सब आएंगे। तो इसके अंतर्गत सारे चीज सब आएंगे। तो ये सारे चीज सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो आइए, तो एक एक करके जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक करके सारी चीजें हम आपको समझा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स में। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी को हम लोग कहते हैं वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। यानी कि यही 2 चैप्टर और एक देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, ये दोनों जेनेटिक्स, समझ रहे बात को ना। ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं और कहने का मतलब सीधा पढ़ लेते हो, तो आपको जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप फंस जाओगे। क्योंकि एग्जामिनर का जो टारगेट और पॉइंट होता है ना सबसे अच्छे क्वेश्चन बनाने का, वो कहीं ना कहीं इसी दोनों चैप्टर से होता है, जो कि बड़ा ही गजब का ये चैप्टर होता है। ये चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां देखिए एक चैप्टर और है इवोल्यूशन। आप सोच सकते हैं इवोल्यूशन, विकास, है ना, ये जो चैप्टर है इसका भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। लगभग ये 20 मार्क्स के होते हैं, ये सब मिलाकर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो आप ध्यान रख सकते हैं एक एक चीज को। अगला हम बात करते हैं, यहां आप देख रहे होंगे, है ना, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मार्क्स के होते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि कहा कि सबका अलग अलग मार्क्स है और अलग अलग इंपॉर्टेंस है, आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आइए, इसमें भी 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन
फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए, और सबसे पहले हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद यहां आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। यहां देखिए ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये देखिए आप 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंस है इसके। बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर आते हैं, आप यहां तक देख सकते हैं। ये 5वां चैप्टर हो गया, ये 6 हो गया, ये 7th हो गया, ये आपका 8 नंबर वाला हो गया, ये 9 हो गया, ये 10th माइक्रोब्स वाला। बायोटेक्नोलॉजी 11th चैप्टर है पुराने बुक के हिसाब से, ये 12th हो गया, और ये 13th, और ये 14, 15 और टोटल 16। बिहार बोर्ड को आपको मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि 16 के 16 चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई में रिड्यूस किया गया है, हम लोगों को रिड्यूस नहीं किया गया है, तो इसीलिए सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहां देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत। इसमें मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर अलग अलग प्रकार के एंजाइम को काटने के लिए और अलग अलग टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने। मैं यहाँ एप्लीकेशंस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है मेडिकल के क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में, और भी चीजों में, ट्रांसप्लांटेशन में, इस सब चीजों में यूज किया जाता है, उस सब के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, जीव तथा समष्टियां, है ना। ये 13वां चैप्टर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें इंडिविजुअल हो गए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, है ना, इकोसिस्टम, बायोम्स, इस सब के बारे में मैं इस चैप्टर में अच्छे से जिक्र करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा म्यूटुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारे एक एक चीज मैं इस चैप्टर के अंतर्गत कवर अप करूंगा। करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं, ताकि आपको वो चीज समझने में आसान रहेगा। यहां आप देख सकते हैं अगला जो है इकोसिस्टम है, परितंत्र जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे चैप्टर है ना, तो इसमें भी पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 4 चैप्टर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जीव विविधता एवं संरक्षण है, इस सबको पढ़ेंगे हम। इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के, यहाँ आपके ये चैप्टर नहीं दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16वां चैप्टर। थोड़े से ये ज्यादा नीचा हो गया है तो ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेंटल इश्यूज है, मेंटल इश्यूज है, ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। पर्यावरण के मुद्दे, इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण के मुद्दे, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं पर्यावरण के मुद्दे। तो मैंने आपको सारा चीज बता दिया, और मैं कल से आप लोगों के लिए पर्सनली सबसे पहला जो मैं चैप्टर है वो जूलॉजी में स्टार्ट करने वाला हूं। तो जूलॉजी में मैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं कल से आपके लिए पर्सनली वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आप प्रॉपर 8 से 11 बजे के करीब में आ सकते हैं। मैं 8 से 11 के बीच में मैं वो चीज कर दूंगा, तो आप आराम से आप क्रैश कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। 2025 के लिए अच्छे ढंग से आप इस चीजों को तैयारी कर सकते हैं। देखिए अभी भी अपने पास टाइम अच्छे खासे हैं। आप देख लो आज 11 तारीख हो गया, है ना। अभी भी अपने पास टोटल मिला के, है ना, अपने पास हो गए, उधर देख लो 2 महीना उधर हो गए, है ना, यानी कि नवंबर, और आपको पता है कि फरवरी में होता है तो नवंबर पूरा बच गया। उसके बाद नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, और ये रहे जनवरी। तो इधर मान लो 30 60 दिन तो इधर हो गए और 20 दिन इधर हो गए, लगभग 80 दिनों के अप्रोक्स में अपने पास है। समझ रहे बात तो कि नहीं, 80 से थोड़ा सा कम है, बट मान के चलो 80 दिन है, जिसमें से आपको मैं संडे के संडे जो है वीडियो वगैरह नहीं आएंगे, बाकी दिन यानी कि कंटिन्यू, यानी कि संडे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें से आप मान लीजिए कि दिसंबर है, जनवरी है, ये लगभग इसमें 4 संडे आ जाएंगे दिसंबर और जनवरी के, तो 4 संडे इसमें आ गए, है ना, और 4 संडे इसमें आ गए, तो टोटल मिला के 8 संडे हो गए। और इसमें 3 संडे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज 11 तारीख है तो एक संडे तो चला गया, 4 4 8 3 कितने हो गए 11, यानी कि 11 संडे इसमें से आप चाहो तो माइनस कर दो, है ना, यानी कि इसमें से 80 में से आप 11 कर दो तो ये कितने हो जाएंगे आपके 9, और ये हो गए आपके, यानी कि 69 डेज आपके पास अभी भी बच जाएंगे। देख सकते हैं आप 69 दिन आपके पास बच जाएंगे। तो आप
इतना दिनों में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बातें नहीं। मैं यहाँ पे एक एक चीज डाल दूंगा और आपको बड़े आसान तरीका से डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आपको प्रॉपर ढंग से उस चीजों को तैयारी करना है। चलिए, धन्यवाद।